AP. A man arranges to pay a debt of rupees 3,600 in 40 monthly installments. And 40 monthly installments which are in AP. Full stop. When 30 installments are paid, when 30 installments are paid, he dies. He dies, leaving 1/3 of the debt unpaid. Leaving 1/3 of the debt unpaid. Find the value of the first installment. Stop. Find the value of the first installment. सर इसमें कोई इंटरेस्ट भी आएगा? बताता हूँ। देखिएगा ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन अरेंजेस टू पे अ डेट ऑफ रुपीज 3,600। एक मैन है अरेंजेस टू पे अ डेट ऑफ 3,600 इन 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स। 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में वो डेट लेता है 3,600 रुपीज़ का, मतलब उधार लेता है और फिर उधार का उसको पे करना होता है 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स विच आर इन AP। अब मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे कोई गाड़ी खरीदता है या कोई घर खरीदता है तो उसको EMI पे करना होता है। तो EMI होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, मतलब वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स इक्वल होती हैं कि अगर आपने गाड़ी खरीदी और आपको 10,000 रुपये या 5,000 रुपये कितने भी मंथली आपको पे करना है, तो आप ये समझिए कि वहाँ पर आपको इक्वल अमाउंट पे करना होता है हर महीने आप 5,000 रुपये या 6,000 या 7,000 जो भी है वो आप पे करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट्स वो पे करेगा वो सारी की सारी क्या होगी, वो AP में होगी। मतलब अगर वो पहले महीने 2 रुपये पे करेगा तो दूसरे महीने 2 + 2 4, तीसरे महीने 4 + 2 6, तो वो जो उसको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है वो AP में होगी। अब वो बोलते हैं व्हेन 30 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। तो 1/3 डेट जो है वो अनपेड रह जाता है, वो चुका नहीं पाता क्योंकि डेथ हो जाती है उसकी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। वो कहते हैं कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू बताओ। तो a man arranges to pay a debt of rupees 3,600 in 40 monthly installments which are in AP। अब इसमें क्या है कि इसमें किसी भी तरीके का इंटरेस्ट वगैरह तो कुछ दे नहीं रखा, ये क्या इंटरेस्ट पे करना है। तो हम ये कहेंगे कि कुल मिलाकर ये है कि उसको 3,600 रुपये उसको पे करना है, ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, लेट द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बी ए, let the first installment be रुपीज़ A। ठीक है, रुपीज़ A बोल दिया मैंने पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। उसके बाद एंड द कॉमन डिफरेंस B रुपीज़ D। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को A बोल दिया और कॉमन डिफरेंस को D बोल दिया। अब वो बोल रहे हैं कि अरेंजेस टू पे अ डेट ऑफ रुपीज़ 3,600। वो 3,600 रुपये वो 40 मंथली इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा, मतलब 40 इंस्टॉलमेंट में जाकर वो 3,600 रुपये का पूरा उधार कंप्लीट चुका पाएगा, ठीक है।
तो अब देखिएगा ज़रा होगा क्या इसमें, 1 मिनट वेट करिए प्लीज़। हेलो, हाँ जी जी, ठीक है जी, मैं अभी जी, अच्छा हाँ ठीक है, मैं क्लास मेरी ख़त्म होगी, मैं फिर करता हूँ, है ना? हाँ जी, ओके। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ₹A है, कॉमन डिफरेंस ₹D का है। तो वो बोल रहे हैं कि वो 40 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है, 40 इंस्टॉलमेंट्स में उसको पे करना है, कितना, 3600 रुपये। तो इसका मतलब अगर पहली इंस्टॉलमेंट में उसने ₹5 पे करे, दूसरी इंस्टॉलमेंट में 10 पे करे, तीसरी में 15 पे करे, तो सबका टोटल जो है वो 3600 रुपये के बराबर होना चाहिए, सारी इंस्टॉलमेंट्स का। ठीक है, मैंने आज 2000 रुपये पे कर दिए, अगले महीने मैंने 4000 पे कर दिए, अगले महीने 6000 पे कर दिए, तो उन सबका टोटल मैं ये बोलूँगा 2 + 4 + 6 कितना हो गया, ये 12000 रुपये मैंने पे कर दिए। ठीक है, तो ये टोटल होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्योंकि उसको पूरा का पूरा पैसा चुकाना है, तो जितना जितना वो चुकाता जाएगा सब ऐड होता चला जाएगा। इसका मतलब यहाँ सम ऑफ टर्म्स वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ गए? तो 40 इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हम ये कहेंगे भाई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है ए को तो मैंने ए ही माना है, कॉमन डिफरेंस डी को मैंने डी माना है, और इंस्टॉलमेंट्स कितनी है, 40 इंस्टॉलमेंट। अभी उस पॉइंट पर नहीं आते कि उसकी डेथ हो गई, अभी इस पॉइंट पर आते हैं कि 40 इंस्टॉलमेंट्स में बराबर उसको एपी के तौर पर डिवाइड करा गया पूरे 3600 रुपये को। ठीक है, तो एन कितना हो गया, 40 इंस्टॉलमेंट्स, एन इज इक्वल टू 40, टोटल अमाउंट कितना है, ₹3600, तो एस एन कितना हो गया, तो वो 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करेगा इसको, तो एस एन इज इक्वल टू 3600। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d इज इक्वल टू 3600। ठीक है, तो ये उसने कितने में पे करना था, उसको 40 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना था, तो भाई n की जगह 40 डाल दीजिए। ठीक है, n की जगह 40 डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 40/2 इंटू 2a + 40-1 इंटू d इज इक्वल टू 3600। 2 20 सा 40, एक 0 से एक 0 कट गया, एंड 2 18 सा 36, तो 180। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, 2a + 40-1 यानी कि 39d इज इक्वल टू 180। ये समझ में आ गया, 2a + 39d इज इक्वल टू 180, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि 130 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, ही डाइज लीविंग 1/3 ऑफ द डेट अनपेड। ठीक है, तो 30 इंस्टॉलमेंट्स के बाद में 30 इंस्टॉलमेंट जब वो पे कर देता है तो उसकी डेथ हो जाती है, तो वो कितना कर्ज अभी बाकी रह गया, 1/3 रह गया, 1/3 रह गया, तो इसका मतलब क्या है कि 2/3 वो पे कर चुका है, 1/3 भाई टोटल जो डेट है वो कितना है, टोटल डेट 3600 रुपये। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर मान लीजिए ये कहा जाए कि हमारे पास कुछ सामान है और हमने ये कहा कि भाई आधा इसको दे दो और आधा इसको दे दो, तो इसका मतलब क्या है कि हाफ इसके पास है ना, हाफ ऑफ एनीथिंग और हाफ ऑफ एनीथिंग इसके पास है, तो दोनों के पास हाफ ऑफ एनीथिंग या एनीथिंग कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, हाफ प्लस हाफ क्या हो गया 1, और 1 इंटू एनीथिंग क्या हो गया, एनीथिंग। नहीं समझे? अगर मान लीजिए एप्पल्स हैं बहुत सारे, तो आधे एप्पल जो हैं वो इसके पास है और आधे एप्पल इसके पास है, ठीक है ना? तो इसमें आपने क्या करा, इसमें आपने एप्पल्स को कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, हाफ प्लस हाफ, यानी कि टोटल एप्पल्स यही हैं, आधे इसके पास है, आधे इसके पास। अब हम ये कहें, भाई समझ गए ना, हाफ प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 1 ही तो हो जाएगा, है ना? तो एप्पल्स इंटू 1 यानी कि एप्पल्स। अब इसी तरीके से उसका कितना कर्ज रह गया, उन्होंने बोला कि 1/3 रह गया, तो 1/3 रह गया, तो उसको 1 बनाने के लिए टोटल 1 होता है, तो 1 बनाने के लिए 2/3 तो ऐड करेंगे, तभी तो 3/3 होगा, तभी तो ये 1 बनेगा, समझ गए? तो 1/3 रह गया, लेकिन इतना तो उसने पे कर दिया, समझ गए? तो अब मैं इधर लिख रहा हूँ कि आफ्टर पेइंग
30 installments after paying 30 installments he dies leaving 1/3 of the debt. That is, he paid 2/3 of the debt in 30 installments. इसका मतलब क्या है कि उसने 1/3 बच गया, तो इसका मतलब 2/3 उसने पे कर दिया। 2/3 उसने पे कर दिया, कितने दिन में पे कर दिया? उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दिया, ठीक है। और इसीलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हेन 30 इंस्टॉलमेंट्स आर पेड, तो वो 30 इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं। तो अब क्या होगा, अब हम ये कहेंगे कि नाउ ए तो ए ही रहेगा, डी ही रहेगा, लेकिन एन अब कितना है, क्योंकि उसने 30 इंस्टॉलमेंट्स पे करी हैं, तो एन कितना हो गया 30, ठीक है। और एस एन कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ 3600, तो 3 12 का 36 1200 हो गया, तो ये हो गया 2400, 2400 रुपये पे कर चुका है, ठीक है। तो अब चलो देखिएगा, अब इसमें फिर से वही सम का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सम का फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू 2400 और एस एन n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2400। अब n कितना है यहाँ पर 30/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 30-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2400। 215 था 30 और 15 से इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, शायद हो जाएगा। 15 1 जा 15, 24 माइनस 15 कितना हो गया 9, 90 90, 15 6 जा 90 और एक 0 आ गया यहाँ पर। बेटा ये कितना हो गया 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है सभी को? बताओगे कुछ क्लियर? श्रेष्ठ, चलिए जी। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई और ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। दोनों ही इक्वेशन में इधर भी 2a नजर आता है और इधर भी 2a आता है, ठीक है। तो ज़्यादा आसान क्या रहेगा कि दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो 2a प्लस 39d is equal to 180 और 2a प्लस 29d इज इक्वल टू 160। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वालों के साइन चेंज, माइनस माइनस, ये भी माइनस, 2a से 2a कैंसिल आउट, 39d माइनस 29d कितना हो गया 10d इज इक्वल टू 180 माइनस 160 कितना हो गया 20। तो 10 2 जा 20, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, d आ गया। d इज इक्वल टू 2 रुपये का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, क्योंकि अमाउंट कोई बहुत बड़ा नहीं है, ठीक, तो 2-2 रुपये का वो उसमें कॉमन डिफरेंस आ रहा है। वो पूछ रहे हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की थी, ये बताइएगा। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी डी की वैल्यू डालो और ए की वैल्यू निकालो। सिमर आंसर पता है इसका? नहीं, कितना 51। मतलब ये आंसर पता है या कैलकुलेट करके इतना आ रहा है? अच्छा अच्छा, चलिए जी। तो हम ये कहेंगे कि पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1 या 2, जिसमें आपका मन करे। पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वैल्यू को डाल दो, तो 2a प्लस 39 डी की जगह आ गया 2 इज इक्वल टू 180। तो 2a प्लस 78 इज इक्वल टू 180, तो 2a इज इक्वल टू 180 माइनस 78, तो 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 102, तो 2 5 10, 2 मतलब
ए इज इक्वल टू ₹51। तो पहली इंस्टॉलमेंट 51 रुपये की होगी, समझ गए? ठीक है, हमें सम ऑफ एंड टर्म्स में जो ये क्वेश्चंस हैं सम ऑफ एंड टर्म्स में, उसमें कभी भी ये समझ लेना कि उसमें कभी भी ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपके पास कि भाई फर्स्ट टर्म इतनी है, कॉमन डिफरेंस इतना है, सम ऑफ 20 टर्म्स निकालो। क्वेश्चंस इस तरीके के आएंगे जैसा ये है, वर्ड प्रॉब्लम्स बनती हैं इसमें। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा, राघव बाइज अ शॉप फॉर ₹1,20,000। अरे आप इस डाउट पर- बता रहे हो सर। अरे डाउट नहीं बता रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, सर एक क्वेश्चन पेंडिंग में रह गया था। कौन सा है? हाउ मेनी टर्म्स के बाद हमने कुछ लिखा ही नहीं। कहाँ पर है? अरे सर वो दिन बड़ा डाउट किया है सर। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, तो वो अभी करो। आपको याद है कि हाउ मेनी टर्म्स कौन से वाला हाउ मेनी टर्म्स? चलिए ये मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा। ये कुछ पुराने ज़माने के क्वेश्चन हैं, जैसे यहाँ पर सर, वो तो 3,600 रुपये का 40 महीने की है ना, और 2-2 रुपये 2-2 रुपये बढ़ा मैं खुद ये देख रहा और अभी जो क्वेश्चन है उसमें देखिए क्या है, राघव बाइज अ शॉप ऑफ ₹1,20,000। तो इतनी सस्ती शॉप कहाँ मिलती है? तो पुराने क्वेश्चन इतना सा बाहर आया आजकल। मैं उसमें देख रहा था 3,600 रुपये 40 मिनट बैठ के पूछते कितने मिल रही है। राघव बाइज अ शॉप फॉर रुपीज Raga buys a shop for ₹1,20,000. 1,20,000 full stop. He pays half the balance of the amount in cash. 28 लाख की शुरुआत में 36 He pays half the balance of the amount in cash. In cash and agrees to pay the balance in एक बार कैसा क्वेश्चन agrees to pay the balance in 12 annual installments. In 12 annual installments of ₹5,000 each. Of ₹5,000 each. Full stop. If the rate of interest is 12%, if the rate of interest is 12% and he pays with the installment and he pays with बताता हूँ ना, करके जाओ। कहीं टाइम दे रखा है क्या? कुछ ज़रूरी कहीं किसी मीटिंग में जाना हो? बिजी। बड़े लोग And he pays with the installment the interest due for the unpaid amount full stop. Find the total cost of the shop. Find the total cost of the shop.
अब देखिएगा, राघव बाइज अ शॉप फॉर रुपीज़ 1,20,000, ठीक है। तो 1,20,000 रुपये की एक शॉप है जो राघव खरीदता है। अब क्या है, ही पेज हाफ द बैलेंस ऑफ द अमाउंट। एक्चुअली ये हाफ द बैलेंस ऑफ द अमाउंट नहीं है, हाफ द अमाउंट है बस। ही पेज हाफ द अमाउंट इन कैश, तो आधा अमाउंट यानी कि 60,000 रुपये वो कैश में दे देता है, पहली चीज़। उसके बाद है एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस, ये जो बाकी का जो बचा हुआ बैलेंस है 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में, एंड एग्रीज टू पे द बैलेंस इन 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ रुपीज़ 5,000 ईच। तो उसने 1,20,000 में, ध्यान से सुनना, उसने 1,20,000 में से क्या करा कि 60,000 मतलब आधा अमाउंट तो उसने पे कर दिया, कैश दे दिया तभी के तभी। अब 60,000 बचा। उसके बाद वो कहता है कि भाई बचा हुआ जो अमाउंट है वो मैं 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स जो कि 5,000 रुपये की होंगी उसमें पे कर दूंगा। तो 12 × 5,000 कितना हो गया, 60,000। तो कुल मिलाकर हो गया 1,20,000, ये तो हो गया। उसके बाद सुनिए, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट, एंड ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट मतलब वो जो इंस्टॉलमेंट उसने दिए ना 5-5 हज़ार रुपये की जो इंस्टॉलमेंट है, ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू फॉर द अनपेड अमाउंट, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप, ठीक है। 60,000 का 12% रेट। अब क्या करना है, उसने बोला ही पेज विद द इंस्टॉलमेंट द इंटरेस्ट ड्यू फॉर द अनपेड अमाउंट। तो अनपेड अमाउंट कितना था, 60,000 रुपये, ठीक है। तो देखकर ये लगता है कि शायद एपी का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन कुछ नहीं है इसमें एपी का। उसको क्या करना है कि फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द शॉप कैसे निकलेगी, देखिएगा। सर उसने 12% ज़्यादा नहीं है इंटरेस्ट, 12% ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर बैंक में पैसा रखते हैं तो शायद 2.5 या 3% इतना मिलता है। सब पानी। क्या खा कर आए, नाचोस नाचोस? अकेले अकेले सर यही किसी को लाया दिया नहीं इनमें से सर किसी यही को? लाया सर, अकेले खाया यही लाया सर। इतना भूखा है हमारी तरफ इतना तो इशारा भी नहीं करा। चलो अकेले खाया इग्नोर मार के सर इग्नोर। रुकिए, बेशरम दोस्त अकेले देखो भी इसको, सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है हमसे। विराम दिमाग लगा तुम्हारा पेपर। पेपर गया अच्छा गया तो आया क्यों यहाँ पे दिया ना। सितंबर का कौन करेगा, 12 सितंबर से अप्रैल लिया था शो। एक से 9 से हम एपी का नहीं है यार। 12% 60,000 का 12% होता ही है। नो वे। सर 60,000 का 12% 7,200 होगा। ओके, फिर सर 60,000% 12,000 कोई जाए ये कभी खूब इंसान डबल में रोज कॉस्ट किया हो 90,000 90,000 पर 400 2,16,400। तो यहाँ पर नोट करेंगे, जो समझ में आपको सही बोला मैं को ट्राई करूँगा। राघव पेज इनिशियली उसने आधा अमाउंट पे कर दिया, तो ₹60,000 उसने इनिशियली पे कर दिया। He pays half the amount of cash and agrees to pay the balance in 12 annual installments of ₹5,000 each.
If the rate of interest is 12% and he pays with the installment the interest due for the unpaid amount, interest due for the unpaid amount. अच्छा सुनिए, इसमें एक चीज़ है जो दिमाग में अब आई है, ज़रा देखना। If the rate of interest is 12% and he pays the installment and he pays with the installment the interest due for the unpaid amount, तो unpaid amount कितना है? Unpaid amount है 68,000 रुपीज़, ठीक है? तो 60,000 रुपीज़ का उसने क्या करा कि इंटरेस्ट जो 12% पर एनम दे रखा है, 12% पर एनम दे रखा है, तो इसका मतलब वो मंथली इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो हर मंथ का इंटरेस्ट कितना हो गया? 7,000 हर मंथ का इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अगर पूरे साल का इंटरेस्ट दे रखा है 12% और बोला जाए कि सेमी एनुअली बताइए, हाफ ईयरली बताइए, तो 12/2 हो जाता है 6%। अब उसको क्या करना है कि उसको 12 एनुअल इंस्टॉलमेंट देनी है, तो जब 12% दे रखा है तो उसका मतलब 12% पर एनम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा पर एनम वाला दिया जाता है, एनुअल वाला दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई हर महीने का इंटरेस्ट तो 1% हो गया, बस हर महीने का इंटरेस्ट तो 1% हो गया। तो अब वो क्या करता है कि अभी 60,000 रुपये, तो पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ लिखे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? 5,000 प्लस 1% ऑफ 60,000। ये समझ में आ गया भाई? पूरा वो जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी? इंस्टॉलमेंट जैसे ही महीना कंप्लीट होगा इंस्टॉलमेंट दे देंगे वो, ठीक है? तो महीना जब कंप्लीट हुआ तो वो पूरे एक महीने तक के लिए 60,000 रुपये बैलेंस तो सर पर खड़ा हुआ था, समझ गए कि नहीं भाई? बैलेंस तो बना हुआ था 60,000 रुपये पूरे एक महीने के लिए। तो अब क्या हुआ कि वो जो अनपेड अमाउंट था 60,000 पर 1% तो वो इंटरेस्ट पे करेगा, और 5,000 रुपये उसने पहले ही प्रॉमिस कर रखा है कि 5,000 की EMI मुझे देनी है, ठीक है? अब देखिए क्या होगा कि पहला इंस्टॉलमेंट इसका कितने का नहीं समझे? 1% का मतलब क्या हो गया? 1/100 इंटू वो 5,600 रुपये देगा। समझ गए? ठीक है, तो 5,600 रुपये यहाँ पर हो गए। फिर उसके बाद सेकंड इंस्टॉलमेंट, बाहर का निकालना सेकंड इंस्टॉलमेंट अब ध्यान देना भाई, सेकंड इंस्टॉलमेंट में अब 5,000 रुपये देगा, 5,000 रुपये देगा, और उसके बाद 1% निकालेगा कितने का? 65 तो भाई 5,000 रुपये तो दे दिए, तो 55 ही तो बचे हैं ना, 55,000 रुपये बचे, ठीक है? तो 55 हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदुस्तान के हम भाषा में हिंदी बस 30 तक आती है, फिर उसके बाद 40-50 1% का 55,000। ये मेरी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो क्या हो रहा है कि उसने 5,000 रुपये तो जो मेन उसका जो बैलेंस था उसमें से, मेन जो अमाउंट था उसमें से 5,000 रुपये चुका दिए, बचे 55,000 रुपये। तो 55,000 रुपये पर 1% लगेगा अनपेड अमाउंट का। अनपेड अमाउंट अभी कितनी बची हुई है? 55,000 रुपये। आप कहेंगे नहीं 5,600 दिए हैं, ठीक है? तो ये नहीं, ये 600 नहीं लिया जाएगा, 600 तो इंटरेस्ट है, 600 इंटरेस्ट है। तो माना क्या जाएगा कि आपने सिर्फ 5,000 रुपये लौटाए हैं, इंटरेस्ट तो चार्ज करता है जो भी लेंड करता है अमाउंट, ठीक है? तो 5,000 रुपये ये हो गए जो उसको सेकंड इंस्टॉलमेंट में देने ही थे, और 1% ऑफ, तो 1/100 इंटू 55,000, तो 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना गया? 5,550 सेकंड इंस्टॉलमेंट में कितना दिया उसने। फिर आ जाइए थर्ड इंस्टॉलमेंट पर। अरे नहीं ना,
2-3 टर्म्स आने तो दो, एपी बन जाएगा। ठीक है, मैं गलत था, एपी का ही क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए जी अब आगे देखते हैं। 5000, हाँ जी, अब कितना पैसा बचा? 50। 50 का मतलब होता है 50। तो 1% ऑफ 50,000, 1% ऑफ 50,000, 5,000 प्लस 1/100 इंटू 50,000, तो 2 0 से 2 0 कट गया। 5,000 प्लस 500 कितना हो गया? 5,500। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इसको मान लो A1, सेकंड इंस्टॉलमेंट को मान लो A2, थर्ड इंस्टॉलमेंट को मान लो A3। AP बन रहा है। तो क्या हो गया? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 5550 माइनस 5600। तो कितना हो गया प्लीज? 550 और 600, तो -50 का अंतर आ रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? -50। 5550 में से 5600 सब्ट्रैक्ट करो, -50 आ गया। ठीक है, कॉमन डिफरेंस है ना, कॉमन डिफरेंस तो नेगेटिव में आ सकता है। तो A3 माइनस A2 ये कितना हो गया? 5500 माइनस 5550, अगेन रुपीज़ -50। तो हम ये कहेंगे कि बैलेंस इंस्टॉलमेंट्स फॉर्म्स एन AP। बेटा ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। यस सर, यस सर। ठीक है, बाकी बच्चे बताएं। सोमेन है अभी ऑनलाइन? सोमेन, सोमिल, आकाश? यस सर। चलिए ठीक है, तो हम ये कहेंगे दिस बैलेंस अमाउंट forms an AP where first term A कितना है? ₹5,600। कॉमन डिफरेंस D इज ₹-50। ठीक है, और N कितना है? कितनी इंस्टॉलमेंट्स हैं? 12 हो गया। तो अब सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n कितना है? 12 अपॉन 2 इंटू 5600 प्लस 12 माइनस 1 इंटू -50। तो 2 6 are 12, 6, 2 zeros are 0, 2 zeros are 0, 2 6 are 12, 2 5 are 10 और 1 11, 11,200 और प्लस 12 माइनस 1 कितना हो गया? 11, 11 इंटू -50 कितना हो गया? -550। 11 5 तो 55 और 0 लगा दीजिए, -550। 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 माइनस 0 इज 0, 10 माइनस 5 इज 10 माइनस 5 इज 5। यहाँ पर बचा 1, तो कैरी ले लीजिए। 11 माइनस 5 इज 6 और यहाँ बचा 10,650। इतना आ गया। मल्टीप्लाई करिए, सही है? मल्टीप्लाई करिए, 6 0 जा 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी आ गया, 6 6 जा 36, 39, 6 0 जा 0 और 3 6 1 जा 6, 63,900 ये हो गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि इतना उसने पे करा। तो ये जो पे कर रहा है वो, इसमें आप ये देखिए कि 5,600 रुपये। ठीक है, फिर अगले में क्या हुआ? 5,550 रुपये। तो हमने इन सभी टर्म्स का सम निकाल लिया, इन सभी टर्म्स का हमने सम निकाल लिया। तो क्या हुआ कि जो टोटल अमाउंट हमको जो 60,000 पे करना था, वो इंटरेस्ट के साथ वो 63,900 रुपीज़ हो गई। समझ गए? 63,900। Therefore, total cost of shop
टोटल कॉस्ट ऑफ शॉप, एक नया टर्म आपको बता रहा हूँ, याद रखना। शुरुआत में जो हम पेमेंट कर देते हैं उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। जो शुरुआत में हम थोड़ा सा अमाउंट पे करते हैं, जैसे हमने आधा पैसा 60,000 रुपये पहले दे दिया, तो दैट इज कॉल्ड डाउन पेमेंट। तो यहाँ पर लिखिएगा डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट्स। तो डाउन पेमेंट था हमारा 60,000 रुपीज़ का, और इंस्टॉलमेंट्स विद इंटरेस्ट निकला है ये 63,900। ये हो गया रुपीज़ 1,23,900। ये टोटल हमारे पास आ गया 1,23,900। ठीक है जी। अच्छा, और देखते हैं। एक क्वेश्चन और नोट करिए। इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स if an AP consists of n terms, with first term A and nth term L, show that the sum of the nth term from beginning and mth term from the end is A plus L. Is A plus L. ये चीज शो करनी है। तो इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स, तो यहाँ पर हमारे पास ये तो नहीं दे रखा कि एपी में 3 टर्म्स हैं या एपी में 4 हैं या एपी में 5 हैं। अगर 3 टर्म्स होती तो क्या लेता, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 4 टर्म्स होती तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से लेते हैं। तो आप ये देखिएगा, इफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ n टर्म्स है तो उसको नॉर्मली मानिए कि एपी क्या है, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखिएगा लेट द AP be a plus d, a plus 2d and like this, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो आपको बोल रहे हैं if an AP consists of n terms with first term a and nth term l, तो जो nth term है वो इन्होंने l दे रखी है, l। चलिए, तो nth term होती क्या है, nth term होती है a plus n minus 1 into d। तो ये टोटल टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि शो दैट द सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, तो शुरुआत से और लास्ट तक अगर n टर्म्स का सबका सम करा जाए तो वो जो सम ऑफ n टर्म्स है फ्रॉम द बिगिनिंग उसको एक तरफ कर लिया जाए, एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड और लास्ट से mth टर्म का सम वो a प्लस l आएगा। mth टर्म कहाँ से आ गया? If an AP consists of n terms with first term a and nth term l, show that the sum of nth term from the beginning
एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड इज a प्लस एल। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर m एक दूसरी टर्म जो इन्होंने दी है m नहीं होगा, वो भी n ही होगा, है ना। मैं एक बार देख लेता हूँ फिर भी। देखिए अब हम ऐसे देखते हैं कि शुरुआत से अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ये कहेंगे हियर a इज इक्वल टू ए। फर्स्ट टर्म तो हमारा a ही है, दे रखा है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस है d, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग, नोट करिए, सम ऑफ n टर्म्स फ्रॉम बिगिनिंग Sn is equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। सर क्वेश्चन नंबर एन प्लस करना है। या एक काम कर सकते हैं, इसको a प्लस एल बोल दूं, a प्लस एल बोल दें, जो फॉर्मूला बताया था, ठीक है भाई। फर्स्ट टर्म, हाँ, जो फर्स्ट टर्म दे रखी है a और जो लास्ट टर्म है ये हमको दे रखी है l। सर एक बार फिर से बता दो इसको याद है। तो कोई बात नहीं, हाँ सर बता। अरे तो अभी अरे सब अभी जल्दी चाहिए। ये क्या हो गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो फॉर्मूला है ही, हाँ। चलिए तो Sn इज इक्वल टू क्या हो गया n बाई 2 इंटू 2a को स्प्लिट करके लिख दो ऐसे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 2a को मैंने स्प्लिट कर दिया तो कैसे लिख दिया a प्लस और a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी जो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी है यही तो लास्ट टर्म है, और इसी को तो l दे रखा है उन्होंने, तो इसको l लिख दो। n बाई 2 इंटू a प्लस एल हो गया। बताओ जी, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। तो शो दैट द सम ऑफ द nth टर्म सम ऑफ द, उन्होंने बोला है सम ऑफ द nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग तो an होता है ना, और mth टर्म फ्रॉम एंड, इन दोनों का सम निकालना। एक काम करना, मैं अभी ना नोट कर रहा हूँ, आप अभी नोट मत करना जब तक मैं रखूँ, ठीक है। मोबाइल को अंदर रख दो, दोनों से कह रहे हैं। मोबाइल को अंदर रख दो, कान पर भी ऐसा लग जाता है मोबाइल का आ चुका है तुम्हारे कान पर, सुनाई नहीं देता एक बार। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से अगर nth टर्म देखी जाए, पागल हो गए होगे, क्या हो गया तुम्हें? क्या है ये nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग am क्या हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग ये क्या हो गया, ये n हो गया, ये तो दे रखा है। अच्छा अब वो बोल रहे हैं mth टर्म फ्रॉम द एंड। मेरे हिसाब से ये nth ही होना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम एंड। तो लास्ट से अगर nth टर्म निकाली जाएगी तो वो कैसे निकलेगी, ये देखो, ये समझ में आ गया है ना। अच्छा अब nth टर्म फ्रॉम एंड अगर निकाला जाएगा तो वो कैसे निकाला जाएगा, जब भी कभी कोई AB है और उस AB को मैं उल्टे ऑर्डर में देखने लगूँ, तो जो हमारी लास्ट टर्म होती है, लास्ट टर्म बन जाती है फर्स्ट टर्म, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो नेगेटिव बन जाता है। जैसे मान लीजिए कोई AB ये दे रखा है 2 4 6 8, ठीक है, जो आखिरी टर्म है। अब मैं रिवर्स ऑर्डर में चल रहा हूँ, तो ये जो आखिरी टर्म है ये एक तरह से हमारी फर्स्ट टर्म बन गई। अगर सीधे चल रहे थे तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा था, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2। हाँ, अगर उल्टे चल रहे हैं तो ये फर्स्ट टर्म है, तो ये सेकंड टर्म 6 माइनस 8 माइनस 2।
4 माइनस 6 माइनस 2। तो इसका मतलब क्या है, nth टर्म फ्रॉम एंड में जो हमारा a है, यानी कि फर्स्ट टर्म जो है वो तो बन जाएगा l, समझ गए? फर्स्ट टर्म तो बन जाएगा l, जो आखिरी टर्म थी उसको l दे रखा था, तो फर्स्ट टर्म तो बन जाएगा l। नंबर ऑफ टर्म्स वो n है ही, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस d ना रहकर वो हो जाएगा माइनस d। ये समझ गए? ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे nth टर्म फ्रॉम एंड, इसको बोल दीजिए ए एन डैश। भाई nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग को तो ए एन बोल दिया था, इसको बोल दीजिए ए एन डैश। तो क्या होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a कितना है यहाँ पर l, और n कितना है n, हाँ और इधर ना d इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है। तो ये हो गया माइनस डी। तो l प्लस माइनस डी इंटू एन, माइनस डी एन, और माइनस डी इंटू माइनस 1, ये हो गया प्लस का डी, ठीक है। इतना समझ गए? अच्छा, और ये जो था हमारा, ये जो ए एन था, ये कितना था, ये हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी था। तो इसको ये भी बोल सकते हैं a प्लस डी इंटू एन डी एन और माइनस डी, ठीक है। तो जरा ऐड करिए नाउ, ए एन प्लस ए एन डैश, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स फ्रॉम द बिगिनिंग एंड सॉरी nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड nth टर्म फ्रॉम द एंड, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? ए एन कितना था, a प्लस डी एन माइनस डी, और ए एन डैश कितना है, एल माइनस डी एन प्लस डी माइनस डी प्लस डी एन माइनस डी एन कैंसिल, क्या आ गया, ए प्लस एन। ये हो गया प्रूफ। बताइए, यही प्रूव करना था। तो ये जो mth टर्म है इसको काट लीजिए, ये mth नहीं है, ये nth टर्म ही है। इसमें टर्म तक भी दिखा रखा है। दिखाओ ना, और डायरेक्ट व्हाट्सएप पर तो पूरे मुझे भी भेज दियो व्हाट्सएप पर। है तो वही करते हैं जो हमारा वही बताओ, क्वेश्चन ही देखो ना, क्वेश्चन अलग है, देख लो इधर। यहाँ पर लिखा हुआ है शो दैट द सम ऑफ mth, पहले इधर देख लो, शो दैट द सम ऑफ mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने फर्स्ट टाइम किया लास्ट टाइम पढ़ी। सही है, इसमें क्या है कि mth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड mth टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब बिगिनिंग में भी mth टर्म लेना है और एंड से भी mth लेना है। तो उसमें इन्होंने क्या करा, इसको mth बोल दिया और इसको भी mth बोल दिया, तब तो ठीक है। लेकिन अगर इसको n बोला है तो फिर इसको भी n बोल दिया, है ना, इस तरीके से आएगा। क्या टाइम हो गया? हाँ सर, 9 बजे। अच्छा, बताइए भाई, समझ में आ गया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरीके की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो ट्राई करिए, तुम्हारा मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, जो डाउट्स बचे तो कराऊँ, ठीक है। चलिए तो फिर आज इतना ही कर लीजिए। जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है सम ऑफ एन टर्म्स वाली, वो एनसीईआरटी की कंप्लीट करिए फटाफट। मैं अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट करवाऊंगा इसमें स्टार्ट। तो जो डाउट्स हैं वो लेकर आना मेरे पास। सर 19 से आपने रिलीज शुरू हुआ, पहला पेपर साइंस का ही है। मोड बता दे सर कुछ। ओके ओके।